सर नोट्स बनाना नहीं है, मैं तो बना के दे ही रहा हूँ वैसे तो, है ना, मतलब मुझे लगता नहीं कि आपको जरूरत पड़ेगी हिंदी इंग्लिश में पूरा तरीके से, है ना। चलिए एक सेकंड रुक जाइए बस, मैं क्या फाइल ही अरेंज कर रहा था तो फिर इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। चीज है ज्योमेट्री को समझना कि क्या ज्योमेट्री क्या चीज है। जियोमेट्री यानी कि कोई भी आकृति अगर हम बनाते हैं ज्यामिति तौर पर तो वह ज्योमेट्रिकल फॉर्म में होती है। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें आती हैं वो 2D की फॉर्म में आती हैं, ठीक है। जिनका भी फर्स्ट क्लास है, डेली टाइमिंग यही रहने वाला है भाई, टाइमिंग थोड़ी चेंज होता है डेली डेली, है ना, टाइमिंग यही रहने वाला है ना, टाइमिंग चेंज नहीं होता है ना। तो जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, अभी मैं आपको नोट्स दिखाने वाला हूँ कि मैं आपको कैसे नोट्स देने वाला हूँ। ये मैं पीपीटी में तो अभी दे ही रहा हूँ, इसके साथ मैं पीडीएफ भी वो भी दूंगा A4 साइज में बनाकर सब कुछ, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है ज्योमेट्री की हम पढ़ने वाले हैं, और सबसे जो पहला पॉइंट हमारा ज्योमेट्री में होने वाला है वो होने वाला है जीरो डायमेंशन या नो डायमेंशन, ठीक है। जीरो डायमेंशन या नो डायमेंशन एक ऐसा ज्योमेट्री में एक चीज होती है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट, ठीक है। पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहते हैं। अब बिंदु क्या है? बिंदु वह है जिसमें ना तो कोई लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है, और ना ही कोई मोटाई होती है, ठीक है ना। बिंदु ना तो कोई लंबाई रखता है, ना कोई चौड़ाई रखता है, ना ही कोई मोटाई होती है। ए पॉइंट इज वन इन विच देयर इज नीदर लेंथ नॉर विड्थ। आपका वो क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहां मैंने ये बना दिया, क्या इस पॉइंट को आप कोई लंबाई और चौड़ाई बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आप इसको क्या कहेंगे? जीरो डायमेंशनल। तो अगर आपसे ऑप्शन में दिया जाए कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तो यहां पर बोला जाए कि इनमें से कौन सा जीरो डायमेंशनल है, तो पहला मैंने लिख दिया लाइन, दूसरा मैंने लिख दिया एंगल, तीसरा मैंने लिख दिया आपका ट्राइंगल, और मैंने लिख दिया चौथा पॉइंट। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो पॉइंट होगा। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। ओके। अब बोला जा रहा है पहला पॉइंट नोट वन, किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। तो आपका ये नोट है, पहला नोट, कि अगर हम बात करते हैं कि कोई अगर एक पॉइंट मैंने यहां पर बनाया है तो इससे कितनी लाइन गुजर सकती हैं? इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती हैं। इनफाइनाइट लाइन पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट, है ना। अरे नोट्स लिखने की क्या जरूरत है, जमे जमाए हैं ये, मतलब जो मैं बोल रहा था ना कि बढ़िया तैयारी चल रही है आपके लिए, तो सब कुछ जमा जमाए हैं, आपको तो बस समझना है, और जहां हम क्वेश्चन करेंगे वहां आपको लगेगा ही नहीं कि आप देखो कितने प्यारे नोट्स हैं। हर एक चीज को सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है। नोट 5, फिर लाइन्स एंड डायमेंशनल, वन डायमेंशन में लाइन आता है, फिर उसके बाद रे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू डायमेंशन में क्या आता है? एंगल आता है। एंगल क्या होते हैं? एंगल किस तरह से बनते हैं? एंगल कौन कौन से होते हैं? टर्म्स रिलेटेड टू एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? लीनियर पेयर क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? उसके बाद में एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? फिर ट्रांसवर्सल क्या होता है? उसके बाद सारे एक्सटीरियर एंगल के बारे में हमने सब कुछ सीखा है ना, कि इनकी क्या थ्योरी है। फिर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो देखिए। फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल सीखेंगे कि 60 डिग्री किसके बराबर है, 60 मिनट किसके बराबर है। फिर इनकी ये होती है साष्टिक पद्धति, जिसको हम डिग्री में बोलते हैं सेक्साडेसिमल इंग्लिश सिस्टम, और सेंटर सिस्टम फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, ग्रेड जिसको कहते हैं, है ना। और वृत्तीय मान सर्कुलर एंड रेडियन मेजर है। उसके बाद हमने घड़ियों की सुइयों पर देखा है सारा काम, ठीक है। और पॉलीगन के बारे में समझेंगे। तो अभी तो यार पिक्चर शुरू नहीं हुई है, तो उससे पहले ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या। चलो चलिए, बहुत मेहनत की है भाई, आ जाओ। अगर कोई फालतू कमेंट आए सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा, और परमानेंटली। पढ़िया करिए ना, पढ़िए थोड़ा सा। चलो, ये मैंने इसलिए किया है, मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है, जब हम इतनी सारी थ्योरी लिखते हैं ना तो काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है, जबकि वो रिवाइज आपको ही करना होता है। तो वो टाइम बचाने के लिए और मैक्सिमम क्वेश्चन करने के लिए ये मेरा दिमाग लगाया। सही है ना। तो थोड़ा सोच समझ के लगाया होगा, इसलिए चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। और फिर ये रहेगा भी हमेशा। आपको A4 साइज दूंगा तो प्रिंट आउट निकलवा के पंच करवा के रख लेना, ठीक है। अब आ जाओ चुपचाप। दूसरा नोट क्या आता है? देखो, दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक लाइन खींची जा सकती है। यानी कि अगर कोई भी दो पॉइंट हो, कोई भी दो पॉइंट है, अब आप इससे कितनी लाइन खींच सकते हो मैक्सिमम? तो ध्यान रखना, अगर एक सिंगल पॉइंट है तो उससे इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हो, इनफाइनाइट लाइन। आप देख रहे हो ना। और अगर केवल आपके पास दो पॉइंट है तो उनसे केवल
दोनों पॉइंट से गुजरती हुई केवल एक लाइन आ सकती है। तो ये भी एक बढ़िया चीज निकल कर आई दूसरे नोट में कि अगर हमारे पास केवल 2 पॉइंट हैं तो हम केवल और केवल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और नहीं कर सकते। एग्जाम्पल भी दे रखा है। नोट नंबर 3 क्या है? 3 या 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक मतलब 3 या अधिक बिंदु संरेख तब कहलाते हैं जब वे एक ही रेखा पर स्थित हों। 3 या अधिक बिंदुएं जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो वह असंरेख बिंदु कहलाते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं कोलिनियर पॉइंट की बात करूं तो कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होगा, 3 और मोर पॉइंट आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर उनको तब कहा जाएगा इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, है ना, यानी कि ए बी सी एक ही लाइन पर स्थित हो, इसलिए उनको कोलिनियर कहा जाता है। और वह तभी कोलिनियर कहलाएंगे अगर वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर वह एक लाइन में नहीं है, जैसे कि मैंने नीचे भी आपको दिखाया गया है, तो वह नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है। अक्सर तभी तो हम कहते हैं कि क्या कभी भी कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बन सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि सनरेख की कंडीशन होती है ट्राइंगल का एरिया 0। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई 3 पॉइंट आपको सनरेख सिद्ध करने होते हैं या कोलिनियर आपको प्रूव करने होते हैं, तो आप ये कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो कारण समझ में आ गया ना? क्योंकि अगर आप एक ही पॉइंट पे 3 बिंदु मान लोगे तो क्या कभी कोई ट्राइंगल बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। और नीचे वाले में बन सकता है, असमरेख बिंदु की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपसे थ्योरी पूछी जा सकती है कि क्या 2 बिंदु हमेशा संरेख होते हैं? यस। तो 2 बिंदु सदा संरेख होते हैं। और ऑब्वियसली अगर 2 पॉइंट अगर मैं मान लूं तो वो तो एक ही लेकर अगर लाइन गुजरेगी तो वह हमेशा संरेख ही कहलाएंगे। तो 2 पॉइंट हमेशा क्या होते हैं? 2 बिंदु हमेशा क्या होते हैं? संरेख होते हैं। और बोला गया है एबीसी, यहां पर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट हैं, द 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज अलाइंड। ठीक है भाई साहब। अगला पॉइंट क्या निकल कर आता है? अगला नोट कितना आता है? 4 या 4 से अधिक बिंदुएं कौन साइक्लिक कहलाते हैं? एक वृत्तीय कहलाते हैं यदि इनसे होकर एक वृत्त गुजरे। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपके कौन साइक्लिक पॉइंट्स क्या कहलाते हैं। नई चीज है कि 4 या 4 से अधिक पॉइंट अगर वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो उन पॉइंट को हम क्या कहेंगे? कौन साइक्लिक कहलाते हैं, एक वृत्तीय कहलाते हैं वो पॉइंट। तो यहां कह सकते हैं 4 और मोर डॉट्स आर कॉल्ड कौन साइक्लिक इफ ए सर्किल पासिस थ्रू देम। तो यानी कि यहां पर अगर इस तरह से आपके ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं जो कि एक सर्किल पर स्थित हैं या इनसे एक सर्किल गुजर रहा है, तो ए बी सी डी आपके क्या है? कौन साइक्लिक पॉइंट है, एक वृत्तीय बिंदु कहलाते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट वन। चलिए, किसी भी कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट हमेशा कौन साइक्लिक होते हैं। एनी 3 कोलिनियर पॉइंट आर ऑलवेज कौन साइक्लिक। अब कौन साइक्लिक के बारे में अगर आपसे कोई बोलेगा तो एक वृत्तीय, यानी कि आपके 3 पॉइंट हमेशा वृत्त पर स्थित होते हैं। तो कोई भी असंरेख बिंदु होते हैं वो हमेशा कौन साइक्लिक होते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है? एक वृत्त हमेशा 3 असंरेख बिंदु से होकर गुजरता है। यानी कि अगर हम बात कहें इसी पॉइंट के बारे में, ए सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट, यानी कि जो एक सर्कल है वो हमेशा 3 असंरेख बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है ना? चलिए, इंग्लिश कौन से वाले में रॉन्ग है मेरे को बता दो एक बार, मैं सही कर दूंगा ना इसको मैं जब एडिट कर दूंगा 2 मिनट में। पॉइंट नंबर 5 में कोई भी 3 असंरेख बिंदुएं हमेशा नॉन एक वृत्तीय होता है। एनी 3, अच्छा नॉन कॉलिनियर पॉइंट, नॉन लगा दूंगा। डन है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं वन डायमेंशनल पर। ठीक है, अभी हमने पॉइंट के बारे में सारी थ्योरी पढ़ ली। सारा जो पॉइंट बनता है वो स्टेटमेंट पे बनता है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बनेगी, क्योंकि ये थ्योरी है जो कि आपके स्टेटमेंट के तौर पर काम आ सकती है और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक 0 डायमेंशनल होता है, उसकी कोई मोटाई, लंबाई, चौड़ाई कुछ भी नहीं होती है। एक पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकती है? इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है। दूसरा नोट क्या था? 2 बिंदु जो हैं हमेशा आपस में एक ही लाइन खींची जा सकती है। अगर 2 पॉइंट अगर मेरे पास है तो मैं एक ही लाइन खींच सकता हूं। अगर कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन में स्थित हो, 3 या 3 से ज्यादा, या एक ही लाइन में स्थित हो या एक ही लाइन में अलाइन हो, तो उनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं हो तो वो कहलाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फोर्थ वन, हम ये कह सकते हैं 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक अगर एक वृत्त पर स्थित हो तो उनको कहेंगे कौन साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, एक वृत्तीय बिंदु। यदि कोई भी 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट आ गए तो वे हमेशा क्या होते हैं? नॉन साइक्लिक, कौन साइक्लिक होते हैं, है ना? चलिए
और एक वृत्त हमेशा 3 असंरेख बिंदु से होकर गुजरता है। तो यह दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के लिए बनी है। दिख रहा होगा कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि क्या कोई वृत्त 3 असंरेख बिंदु से होकर गुजरता है, हाँ, और यह पूछा जाए कि अगर 3 असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाला क्या वो कौन साइक्लिक होता है, हाँ, तो चीज वही है। और ये थोड़ा नया पॉइंट है, थ्योरी में बार बार आ सकता है। अब आते हैं वन डायमेंशनल। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? जीरो डायमेंशनल वाली की, जिसकी कोई बीमा नहीं होती है, जिसकी कोई विड्थ नहीं होती है, यानी कि पॉइंट। अब आते हैं वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल में कौन सी चीज आती है? लाइन, यानी कि एक ऐसी रेखा जो दोनों तरफ इनफाइनाइट तक चली जाए, उसको आप क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं, है ना? उसको आप क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर 6 वाले का एग्जांपल, ये है ना, जो ये कॉमन है, ये दोनों का कॉमन ही है। चलिए, तो आपके सामने जो लाइन होती है, ऐसी रेखा जो दोनों तरफ इनफाइनाइट तक चली जाए, ठीक है, तो वो अनंत दूरी तक होती है, ठीक है ना? तो उसको हम कैसे लिखते हैं? हमेशा लाइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। अगर जैसे लिखा हो ए बी, तो यानी कि आपकी ए बी इनफाइनाइट तक जा रही है, ये भी इनफाइनाइट तक और ये भी इनफाइनाइट तक, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। चलिए, अब आगे चलते हैं लाइन सेगमेंट के ऊपर। लाइन सेगमेंट क्या कहते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा ऐसा होता है जो अंत बिंदु होता है, यानी कि जिसके एंड पॉइंट होते हैं। हमने किसी रेखाखंड को कह दिया कि पी से क्यू तक, तो इसकी क्या हो गया? एक सेगमेंट हो गया। यानी कि अनंत में से आपने कोई डायमेंशन बना दी कि यार मुझे पी से क्यू तक जाना है। लेकिन अगर आप लाइन की बात करते हो तो लाइन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। लाइन मतलब रुकता नहीं है, एंडलेस पॉइंट होते हैं, यानी कि कोई एंड नहीं होता लाइन का। लेकिन लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है। चलिए, किरण को क्या कहते हैं? किरण, किरण रे बोलते हैं, जहां पर हम एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं और फिर उससे इनफाइनाइट तक ले जाते हैं लाइन को खींच के, तो वो क्या कहलाती है? रे कहलाती है। और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है केवल सिंगल, इस तरह से, ठीक है ना? अगली चीज है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होंगी, सुनिए और समझिए कि समांतर या अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो क्या पैरेलल लाइन, क्या समांतर रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं? कभी नहीं काट सकती, हमेशा पैरेलल चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, चाहे इनफाइनाइट तक। तो हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन में हमेशा क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। पता है ना? अगर कोई पैरेलल लाइन का आपको युग्म दे रखा हो तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कहां से निकलेगा? हम तो कंडीशन भी जानते हैं। कौन कौन जानता है नो सॉल्यूशन की कंडीशन? अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हो तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हो गया रिवाइज? क्या फर्क पड़ता है? तो एक तल पर दो विभिन्न रेखाएं समांतर कहलाती हैं यदि कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, जहां पर मतलब दोनों मिल रही हो। चलिए, नेक्स्ट वन। दो पैरेलल लाइन की लंबवत दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ये सारे जो मैं नोट लिखा रहा हूं, इन हर किसी नोट्स के पॉइंट पर क्वेश्चन बन रहा है ना? हर किसी चीज पे क्वेश्चन बन रहा है कि क्या हम ये कह पाएंगे कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होगी? यस, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन होंगी तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है? यदि दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ समान कोण बनाते हैं तो वह रेखाएं समांतर होती हैं। तो कोई दो लाइंस है और एक आपका सरफेस है, तो अगर ये एंगल आपके सेम बन रहे हैं तो ये उल्टा है। हम अक्सर पढ़ा करते हैं कि जब दो लाइनें को कोई ट्रांसवर्स लाइन काटे तो ये जो एंगल होंगे वो सेम होंगे। तो उसका उल्टा भी तो सत्य है कि अगर कोई लाइन एक मतलब कोई लाइन ऐसे बन रही हो और सेम एंगल बना रही हो तो ये दोनों एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग, संगत कोण है। वो उल्टा भी सत्य है, वो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन चीजें समझ में आ रही है कि अगर आपके सामने बोल दिया कि अगर आपको कोई पैरेलल प्रूफ करना हो कभी कि भाई ये पैरेलल है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? लाइंस के एंगल देख लेंगे कि भाई किस अलाइन, किस डिग्री पर अलाइन है। अगर ये सेम है तो लाइन आपस में पैरेलल होंगी। नेक्स्ट वन। अब हम आते हैं टू डायमेंशनल पर। टू डायमेंशनल पॉइंट क्या है? एंगल, यानी कि एक ऐसी चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं जहां पर आपको टू डायमेंशंस मिलेंगी। यदि दो रेखाखंड या किरण किसी एक ही अनंत बिंदु हो, यानी कि उनका एक ही आपका एक एंडिंग पॉइंट हो, देखो इन दोनों का एंडिंग पॉइंट बी आ गया, तो उस आकृति अंत बिंदु कोण का वर्टेक्स होता है, यानी कि ये एंगल बन गया। और इस जो एंगल बनाना है, जैसे कि ये बना ए बी सी, तो इसको हम क्या कहेंगे? एंगल ए बी सी कहेंगे। जो बीच वाला होता है वही आपका एंगल कहलाता है, और लिखा भी इसको ऐसे जाता है एंगल
इसका साइन है ABC। देखिए, ठीक है। अब कोण के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप ये सोचते हो कि सर मैं इसको लिखा दूं, तो लिखाने में मेरे को कोई हर्ज नहीं था, लेकिन हो सकता था कि हम यहां तक ही ना पहुंचते। ये सब चीजें आपको ही पढ़नी तो पढ़नी है, और एज ए नोट्स चले जाएंगे, इसमें भी काफी मेहनत लगी है और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बताया जा रहा है, तो बहुत काम आएगा ये, है ना। इसलिए तो टाइम भी बच रहा है और हम प्रैक्टिस भी अच्छी कर पाएंगे, है ना। हाँ, तो बस आपको एक क्विक रिवीजन करना है और उसके बाद आपको पढ़ना भी है जाकर। आज आज आपको ये पढ़ना है ना। ऐसा नहीं बता रहा हूं कि बस हाँ ठीक है एक बार पढ़िए, 2-3 बार पढ़ोगे ना, तब दिमाग में एक एक प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। चलिए, अब देखते हैं टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, टाइप ऑफ एंगल देखते हैं, कोणों के प्रकार आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना। देखिए, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगलों को नापने के हिसाब से। आइए, अब एक्यूट एंगल के बारे में, आपके बारे में जो चर्चा करना चाहता हूं, उस एक्यूट एंगल के बारे में चर्चा करता हूं कि वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो, वह एक्यूट एंगल कहलाता है। राजीव कह रहे हैं इसका पीडीएफ भी मिलेगा। नहीं राजीव, उसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। पीडीएफ क्यों मिलेगा इसका, है ना। आगे चलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम बात करते हैं। राइट एंगल वो होता है जैसे कि हम एंगल को नापे, है ना, एंगल को नापते हैं, वो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। जब 90 डिग्री एंगल आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अधिक कोण, यानी कि जब कोई भी आपके एंगल का माप आ रहा है वह 180 से तो कम हो और 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो वह आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहलाता है। स्ट्रेट एंगल क्या बोलते हैं, देखा ना इस चीज के बारे में, बहुत छोटी छोटी चीजें। अभी तो मैं इस पे क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, जैसे हम थ्योरी पढ़ लेंगे ना, एंगल्स और खत्म कर लेंगे, लाइंस एंड एंगल्स, फिर मैं इस पे क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको, हैंड रिटन क्वेश्चंस, तो वो आपको लिखने हैं, फिर आंसर देना। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है कि वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, और जो स्ट्रेट एंगल बना रहा हो वह 180 डिग्री कहलाता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जिसको हम पुनर्युक्त कोण भी बोलते हैं और प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं। वह कोण जिसकी माप 2 समकोण से बड़ा और 4 समकोण से छोटा। क्या बात है, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल को कभी भी आपको एक्सप्लेन करना हो तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। बृहत कोण क्या होता है, या फिर हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, तो वह कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है ना कई बार कि अगर हम कोई भी, अब ऑप्शन में आ सकता है, ये हर एक पॉइंट बन रहा है, हर एक पॉइंट का क्वेश्चन बन रहा है, लिटरली बता रहा हूं, ये एक एक चीज मैंने ऐसे ढूंढ ढूंढ कर लिखी है ना आपके लिए कि आपको है वो एंटायर एंगल पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। ठीक है माय डियर, चलिए अब आती हैं टर्म्स, टर्म्स रिलेटेड टू एंगल। अब कुछ एंगल से रिलेटेड संबंध मतलब टर्म्स होती हैं, कौन से संबंधित शब्द होते हैं कुछ, उन शब्दों को हम समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है पूरक कोण। अगर कोई भी एंगल, दो कोण यहां बोला गया है, मेंशन किया गया है, दो कोण, कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वह कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वह कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। और सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो वह क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। गॉट इट, वेरी गुड। आगे चलते हैं, एडजेसेंट एंगल। देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, आसन्न कोण। दो कोणों को आसन्न कोण कब कहते हैं, जब उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो और उनकी भुजा एक उभयनिष्ठ भुजा हो। बहुत बढ़िया पॉइंट है कि ऐसे नहीं बोल देते आसन्न कोण, आसन्न कोण तभी कहलाएगा एक तो कॉमन वर्टेक्स हो, ये आपका क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, और आपके उनके बीच में एक आपकी कॉमन साइड भी हो, कॉमन आर्म। विजय सिंह क्या हो गया भाई, विजय सिंह कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, बताओ। विजय की पता नहीं क्या कुचर मच रही है। अब ये लिखा हुआ है, सेम चीज मैं लिखा था, आधी हिंदी लिखा था आधी इंग्लिश लिखा था,
हिंदी तो पूरी लिखा था लेकिन इंग्लिश आधी लिखा था, तो दिक्कत आती फिर, है ना। ये पूरा थ्योरी है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और फिर आराम से 4 दिन में खत्म होती है चीज। आइए, तो आसन्न कोण कहते किसको हैं, एडजेसेंट एंगल कहते किसको हैं। दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, यानी कि आपका एक कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, और उनकी भुजा एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ये उभयनिष्ठ भुजा हो, तो एक कोण की दूसरी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, एक ही ओर हो, यानी कि वो भी एक ही ओर होनी चाहिए, तो दूसरी भुजा दूसरी ओर हो, ऐसा एंगल नहीं बनेगा। क्या ये आपका आसन्न कोण होगा क्या? अगर आपका ये ओ पॉइंट है और ये आपका ए है, ये आपकी लाइन मैंने बोल दी, और ये मैंने ऐसा बोल दिया, और यहां पर मैंने डाल दिया कि ये आपका एक एंगल पूरा थीटा है और ये आपका एक एंगल पूरा थीटा है। क्या ये आसन्न कोण हो सकते हैं, ये थीटा 1 और थीटा 2? नहीं हो सकते। कंडीशन क्या है? कंडीशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कि दोनों तरफ होने चाहिए लाइन के, और एक उभयनिष्ठ लाइन होनी चाहिए, तब जाके आसन्न कोण कहलाएगा। तो टू एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ देयर वर्टेक्स इज सेम पॉइंट एंड देयर आर्म इज ए कॉमन आर्म, है ना, एंड अदर साइड ऑफ एंगल इज ऑन वन साइड ऑफ कॉमन आर्म एंड अदर साइड ऑफ द अदर एंगल इज ऑन अदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, यानी कि जो कॉमन भुजा है उसके अलग अलग साइड होनी चाहिए। चलिए, लीनियर पेयर काफी पॉपुलर चीज है। रैखिक युग्म कोण, तो दो आसन्न कोणों एडजेसेंट एंगल जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, वह रैखिक युग्म कोण कहलाता है, लीनियर पेयर कहलाता है। यानी कि अब आपके सामने यह एक तरीके से आसन्न कोण हो गए, लेकिन वैसे आसन्न कोण जिनका जो सम आ जाए वह 180 डिग्री हो, वह लीनियर पेयर कहलाता है। फ्लैट, यानी कि अगर एक कोई लाइन बन रही है, अब उस पर चाहे कितने एंगल बना दो आप, कितने ही एंगल बना दो, तो इन सभी का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है सबका। इसी को कहते हैं लीनियर पेयर। नेक्स्ट वन, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये होता है ना, वहां केवल आपके सामने बोला जाता है कि एक ही कोण बन रहा है जो 180 डिग्री का हो। फर्क समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो वो लीनियर पेयर कहलाएगा, है ना। स्ट्रेट एंगल अलग होता है, ठीक है। यहां पर कितने भी चीजें हो, कितने भी आपके एंगल बन सकते हैं, उन सभी का जो सम होता है अगर वो एक ही लाइन में स्थित है तो वह क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर कहलाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट में कौन इक्वल होते हैं? एडजेसेंट एंगल के बारे में बताया गया है कि आप पहले पहचानोगे कैसे। इक्वल और अनइक्वल के बारे में अभी चर्चा थोड़ी कर रहे हैं हम, ठीक है। सर उसमें एडजेसेंट एंगल कहाँ है? एडजेसेंट एंगल की परिभाषा क्या होती है, बोलो चलो। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है जिनके बीच में एक लाइन हो, ठीक है, उनका एक कॉमन पॉइंट हो, ठीक है, और दोनों तरफ एंगल हो, इसलिए एडजेसेंट एंगल बोला गया है। ओके, अभी तो पढ़ाइए, पर यही तो डेफिनेशन थी, और इसी डेफिनेशन को अगर वो फुलफिल कर रहा है तो यहां इन दोनों को लिखा गया है एडजेसेंट एंगल। और किसी भी लीनियर पेयर पर उपस्थित हर एंगल एडजेसेंट एंगल की परिभाषा को सेटिस्फाई करेगा, चाहे आप देख लो। रुको, देखो, जैसे कि आपके सामने यहां पर मैंने बोल दिया कि ये कॉमन पॉइंट है, तो क्या ये आपस में एडजेसेंट हैं? यस। क्या ये आपस में एडजेसेंट हैं? यस। क्या इन इस भुजा को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या ये आपस में एडजेसेंट हैं? यस। तो हर कोई आपस में एडजेसेंट होता है, लेकिन अपनी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बोले क्या? कॉमन पॉइंट हो और उनके बीच में एक कॉमन, ठीक है, उसी को हम आसन्न कोण बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, सर 4 ही कोण क्यों बनाया, 5 बनाओ। अमित, ऐसा किसने बोला 5 बनता है? हाँ भाई, अमित पूरी बेवकूफी लेकर आए हो भाई, शुरू से ही ऐसे हो क्या? चलो देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष अभूमिक कोण, जाने यहां पर क्या है, दो कोण को शीर्ष अभिमुख कोण युग्म तब कहते हैं किरणों के दो युग्म हो जो कि बराबर होते हैं शीर्ष अभिमुख कोण। जैसे कि सर आपके सामने दो लाइन अगर मैंने इस एक दूसरे को काट दी तो इनके आमने सामने के कोण आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, आमने सामने के कोण।
कोई भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को अगर काटती हैं, जैसे कि अगर मैं इस प्रकार बताता हूं कि ये दो लाइन अगर एक दूसरे को काट रही हैं, तो क्या हम ये कह पाएंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, चलिए। परपेंडिकुलर आप सभी जानते हैं कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी, जब वह एक दूसरे से 90 डिग्री बनाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी छोटे छोटे टर्म्स हैं, अब इन्हें तो ये ऐसे पढ़ा रहा हूं, अच्छी बात है, टाइम सेव हो रहा है अपना, क्योंकि सिंपल टर्म्स होती हैं, इनको हमें क्या लिखना तो पड़ेगा, तो अगर हम ऐसे पढ़ लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे हम, है ना। देखिए, यानी कि अगर ऐसा परपेंडिकुलर किसी लाइन पर हमने डाला जो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी कि आपका जो एडी है वह आपका डीबी के बराबर हो जाए। हाँ भाई, एग्जाम में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं ना, इसीलिए तो। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या कहेंगे, यदि एक रेखा किसी रेखाखंड पर लंब हो और रेखाखंड को दो इक्वल पार्ट में बांट दे, तो यहां पर लंब समद्विभाजक कहलाता है। इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट एंड डिवाइड द लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट, देन, अरे यार, मतलब समझदार हो ना तुम तो। चलिए, अब देखिए, नोट लिखिए इसका, लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों अंत बिंदु से समान दूरी पर होता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब देखिए, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए। सर लिखने का टाइम दो, लिखना नहीं है यार, तुम्हें ये सब मिलेगा ना, समझो पहले। चलो, क्या बोला जा रहा है सर, कि लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो एंड पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस पर होता है। ये अच्छा बात बताइए यार। जैसे कि अगर यहां पर आपका ये एंगल बाइसेक्टर है और उस पर आपके दो पॉइंट हैं, कौन कौन से, एक तो पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, तो याद रखना कि आपका जो ए क्यू है वह आपका क्यू बी के बराबर होगा दोनों तरफ। वो तो होना भी है, वो तो वैसे भी होना है। अमित सोनी, दिक्कत आ रही है क्या भाई? अमित सोनी, दिक्कत आ रही है क्या? तो बुद्धि तुम यहां लगाओगे तभी तो दिमाग चलेगा ना भाई साहब। तुम ये सोचते हो कि भाई साहब सब हो जाएगा, हो जाएगा, बस हो जाएगा, और ये बेवकूफी वाली बात है, अपने घर पे किया करो भाई साहब। घर पे भी तो बहुत सारे लोग होंगे तुम्हारे सुनने वाले, है ना। पढ़ना नहीं है, बस बकवास इतनी करवा लो इन बच्चों से, और फिर कैसे सिलेक्शन ले लोगे तुम, बताना मेरे को। केवल टाइम पास करने आते हो, या तो मेरी बात बस बकवास सुनते जाओ, कुछ भी बोल रहा हूं उसका जवाब देते जाओ, तो टीचर पढ़ाया तुम बेवकूफ आदमी। और फिर बीच बीच में मैसेज और करते हैं, यार नोट्स चल रहा है, बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज जा रही है, लेकिन पता नहीं यानी क्या दिमाग है इनका। चलिए, देखिए, लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों अंत बिंदु से समदूरस्थ होते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी पॉइंट मानते हैं, जैसे कि आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अभी बोला ना कि जब नाम ही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस तरह से हमने एक लाइन डाली और उस पर डाल दिया हमने परपेंडिकुलर। अब बोला ही गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये सिंपल बात है कि अगर ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है और आपका ये ए है, ये पॉइंट आपका बी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि यहां पर कोई भी पॉइंट ले लूं, ये वाला पॉइंट ले लिया और ये वाला पॉइंट, ऐसा क्यों होता है, कारण समझ लो। होगा ही ना। क्यों सर? क्योंकि जब आप ऐसे पॉइंट लोगे तो ये आपस में बराबर है, ये हिस्सा आपस में बराबर है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो, हमेशा की तरह। और अगर यहां पर मैंने मान लिया इसको P, तो सिंपल अगर मैं बात करूं तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये साइड भी तो बराबर है इसकी तरह ही, और ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो यहां पर ये कॉमन साइड हो गई और ये त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। अगर समरूप हो गए तो इनकी जो साइड्स होंगी उनका रेशो भी बराबर होगा, तो आपकी ये वाला साइड 90 डिग्री के सामने और ये वाला साइड सेम होने वाला है। इसी प्रकार यहां पर अगर आप लेते हो कहीं पर भी कोई पॉइंट, जैसे कि आपने ले लिया क्यू पॉइंट, तो ये भी बराबर होगा। तो ए क्यू बराबर आपका क्या होने जा रहा है, क्यू बी होने जा रहा है, और एपी बराबर आपका क्या होने जा रहा है, बीपी होने जा रहा है। बस। और सम दूरस्थ होते हैं, समान दूरी पर होते हैं, और यही यहां एक्सप्लेन किया गया है कि एपी बराबर आपका पीबी है और ए क्यू बराबर आपका क्यूबी। एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, कोई भी आपका एंगल बन रहा है और उसको एक लाइन गुजर जाए और वो उस एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे, कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। उसको क्या कहते हैं, उस रेखा को क्या कहते हैं, हम अर्धक कहते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली। चलिए नेक्स्ट वन, एक बच्चा कह रहा है सर 90 माइनस थीटा बता दो।
सिंपल लॉजिक होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। तो ये 90 होगा, ये थीटा होगा, तो ये कौन सा कितना एंगल हो जाएगा सर, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, बताने के लिए बता रहा हूं। तो आप इन तीनों को जोड़ो, एक्स प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री बराबर क्या होगा, 180। तो एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, तो कितना आ रहा है, 180 में से 90 चले गए तो 90 माइनस थीटा, तो वही लिखा है बस। चलिए सर एक बार एडजस्टेंट बता दीजिए, एडजस्टेंट में क्या समझ में नहीं आया, सब कुछ तो लिखा हुआ है, 3 बार बता दिया कि यार एक लाइन कॉमन हो और दोनों तरफ एंगल बने हो, वही एडजस्टेंट एंगल होते हैं, खत्म बात। एक उभयनिष्ठ लाइन हो और उसके दोनों तरफ आपके कोण बने हो, वही एडजस्टेंट एंगल होते हैं बस। सर एंगल कैसे, एक्चुअल में ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना अभी आपको, ये टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी समझते हो। जब आप ज्योमेट्री को आगे पढ़ोगे ना तो आपसे ऐसा नहीं बोला जाएगा कि देख ऐसे लाइन बना, नहीं, ऐसे बोला जाएगा कि एक एडजेसेंट एंगल है ए बी सी, जिसमें बी सी बीच में है, उभयनिष्ठ भुजा। तो आपके दिमाग में क्या होगा, वह आपके दिमाग में एक डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि आपने बेसिक चीजें पढ़ी हुई हैं। चलिए, और सबसे जरूरी चीज क्या है, एंगल बाइसेक्टर हमने समझा, यार नाम से पता लग रहा है, मतलब अगर मैं बोलूं अर्धक बोल रहा हूं या कौन समद्विभाजक बोल रहा हूं, तो क्या नाम से पता नहीं चल रहा क्या, तो कुछ चीजें तो क्या है नाम से पता लग जाती हैं आपको, कि एंगल बाइसेक्टर है, कौन समद्विभाजक है, तो एंगल को काटने वाला। दो बराबर भागों में एडजेसेंट एंगल और एंगल बाइसेक्टर सेम है, कैसे सेम है, सेम कैसे है, मतलब कैसे, मतलब बातें क्या सोच रहे हो फिर, अगली चीज पे आ जाओ चलो। यदि अर्धक जो है, एंगल बाइसेक्टर जो है, प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है, यानी कि अगर हम बात करना चाहें तो यहां पर वही वाली बात आ गई कि अगर जब कभी भी आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, तो यहां पर देखिए आपका जो पी एक्स होता है ना, देखो ये पी एक्स हो गया और ये आपका क्यू एक्स हो गया, ये बराबर होता है। इसी प्रकार अगर आपसे बात की जाए आर वाई और एस वाई की, तो ये भी आपके बराबर होती है। ये कौन से केस में होता है, जब कभी भी एंगल बाइसेक्टर आपका बन रहा हो। आपने देखा है ये केस कहां आपको देखने को मिलता है, सर्कल वाले में। जब कभी भी हम सर्कल बनाते हैं, अगर मान लो मैंने ये सर्कल बना दिया इस तरीके से अंदर, तो जब यह कह सकते हैं कि ये त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये एंगल बाइसेक्टर बन जाता है। याद आ रहा है, छोटी छोटी चीजें कहां से निकल कर आती हैं। अब यहीं से आप अपना बेस बना के चलोगे तो सब काम हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, मैं इसको दौर बड़ा सा बड़े तरह से एक्सप्लेन करता हूं। आपने ये चीज पढ़ी होगी, जब हमारे पास एक सर्कल हो रहा है और यहां पर आपका एक सेंटर होता है और बाहर से आपकी कोई स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं, और ये आपको पता है कि ये अगर सेंटर है तो सेंटर से स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। पढ़ा हुआ है, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूं, और चीज वो है हमारे पास जो थ्योरम है वो वहीं से निकल कर आई है, कि अगर ये आपका ओ सेंटर है तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, और जब कभी भी कोई एंगल बाइसेक्टर हो तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सर्कल नहीं बना यहां पर चाहे, क्योंकि सर्कल के बारे में तो अभी बता ही नहीं सकता वो, लेकिन आपसे ये बोला गया है कि ये होता इसलिए है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर के सामने अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन डाली जा रही है दो, तो वह दोनों इक्वल होंगी, और वैसे भी होती हैं क्योंकि ये त्रिज्या कहलाती है अगर सर्कल की बात करें। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत काम के हैं, दिमाग में रखिए बस आप। तो अब जब आप पढ़ोगे, जब आप एक बार घर पे जाके आज रिवाइज करोगे, तो ये आपको सब देखना होगा कि यार अच्छा, मतलब कभी भी ऐसी आकृति आए जहां पर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो सामने की भुजाएं बराबर होंगी अगर वो 90 डिग्री बना रही है। तो ये छोटी सी पॉइंट आपके लिए दिमाग में रह जाएगा आपके। ठीक है, और ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये आधा आधा हो गया। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो, ये भी निकाल सकते हो। अगर सर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा आपका कितना कितना कितना, 180 आप जब घटाओगे 180 माइनस थीटा के। तो कॉमन सेंस कितना मतलब महत्वपूर्ण है, और तभी तो हम कहते हैं कि अगर ये एंगल अगर आपको निकालना होता है तो इसमें से घटा दिया जाता है। एक बच्चा पूछ रहा है सर 180 माइनस थीटा कैसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने, और मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए, क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। हालांकि ये चीजें मुझे अभी डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये तो बस एक टर्मिनोलॉजी है। ये चतुर्भुज दिख रहा है आपको पूरा, नाम क्या है उसका, क्यू बी पी एक्स। तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है, ये तो पता है सबको। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, एक कंप्लीट एंगल। डन है, किसी को कोई दिक्कत,
नहीं। अब ये बताओ, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 180 तो खत्म हो गया, अब बचा कितना, 180। तो अगर आपने ये थीटा मान लिया पूरा, तो ये वाला कितना होगा फिर, जिनसे इन दोनों का जोड़ करने पर 180 आ जाए, तो 180 माइनस थीटा पता होना चाहिए। धीरे धीरे अभी तो ये खुलेगा चीज, अभी तो ये छोटी सी शुरुआत है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं इतना लोड अभी नहीं लेना है भाई, अभी तो क्वेश्चन सीखने हैं, समझने हैं, बहुत कुछ करना है ना। ये 4-5 दिन का काम हमने आज ही कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करेंगे अब हम। चलिए अब आते हैं हम ट्रांसवर्सल पर। चतुर्भुज मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब भी पढ़ा नहीं है। चलो चार भुजाओं से आकृति को क्या समझते हो फिर आप, बेसिक पार्ट होता है, थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। अभी बहुत कुछ है, पता है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, दिक्कत क्या है। देखिए ट्रांसवर्सल, यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे उन दी हुई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। यानी कि अगर दो आपके सामने रेखाएं हैं, इफ ए लाइन इज कट ऑन टू और मोर लाइंस डिफरेंट पॉइंट, जो कि काट रही है, तो इट इज कॉल्ड एन ऑब्लिक लाइन ऑफ द दोज गिवन लाइंस। तिर्यक के द्वारा बनाए गए कोण इस तरह से बन रहे हैं। पी क्यू आपकी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। पी क्यू आपका क्या है, तिर्यक रेखा है। आपको समझ में आ गई तिर्यक रेखा क्या है, कैसे बनती है। चलिए अब हम आते हैं आगे, अब इस एंगल्स को समझ लेते हैं। मैं इस चीज को यहां लेकर आ रहा हूं आपके सामने और यहां बना देता हूं, तो थोड़ा सा मेरा सहयोग करिएगा, फटाफट से छोटा सा रिवीजन में सब कुछ खत्म हो जाने वाला है और पूरा आपको नोट्स में समझ में आ जाने वाला है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। अब मेरी बात को गौर से सुनना, बस अब सुनते जाना, क्योंकि सब कुछ देखने का और समझने वाला काम है। जब कभी भी दो पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक रेखा काटे, जब कभी भी किसी दो पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक रेखा काटे, तो इतने सारे एंगल बनते हैं। अब ये एंगल आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या है, रिलेटेड है। बोले सर कैसे रिलेटेड है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य कोणों की। तो बाह्य कोण मतलब 8 कोण बनाता है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाह्य कोण मतलब एक्सटर्नल एंगल, तो बाहर के कोण है जो बाहर की तरफ से देखने पर दिखते हैं, 1 और 2 7 और 8। अच्छा 9 कहां से बन गया, 1 और 2 7 और 8, क्लियर। इंटीरियर एंगल, अंदर जाने पर देखने पर 3 4 और 5 6, 3 4 और 5 6 दिख रहा है ना, बाहर से दिखा वो और इंटीरियर एंगल जो दिखा वो, ठीक है। अब आते हैं, चार जोड़े बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, संगत कोण क्या होता है, संगत कोण होता है जैसी संगत वैसी रंगत। यानी कि अगर मैं इस लाइन के ऊपर देख रहा हूं तो एक कोण ये मेरा है, तो इस लाइन के ऊपर सेम चीज है ना दोनों, और सेम पेयर बन रहे हैं, तो आपस में अगर उन दोनों में रिलेशन निकालना है तो एक ही प्लेसिंग पर जो स्थित है ना, वो सारे संगत कोण है। यानी कि लाइन के ऊपर 1 और 5 संगत कोण, 2 और 6 संगत कोण, 3 और 7 नीचे नीचे संगत कोण, 4 और 8 संगत कोण। तो क्या संगत कोण हमेशा इक्वल होते हैं, यस, संगत कोण हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये यहां कंडीशन आप लिखो कि संगत कोण हमेशा इक्वल होते हैं, और ये आगे भी लिखवाया है मैंने। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं 2 बराबर 6 है, यस, 1 बराबर 5 है, यस, 3 बराबर 7 है, बिल्कुल है। सब कुछ संगत कोण जो होंगे बराबर होंगे, जो पेयर है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए सर इसको मैं रब कर देता हूं या रहने देता हूं, चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं, टू पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये बहुत ही क्लासिक चीज है। एकांतर अंतः कोण कौन कौन से बन रहे हैं बताओ, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, पहली बात तो अंतः कोण, और वो भी एकांतर। तो यानी कि आपके पास जो एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं, एक तो बन रहा है आपका 3 और 5 और आपका 4 और 6, ठीक है, 3 और 5 4 और 6, तो ये अल्टरनेटिव एंगल हो गए ना, एकांतर कोण। ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल जो जेड बना रहे हैं, जैसे 3 बराबर 5 हो गया, 4 बराबर आपका 6 हो गया, ये आपका क्या हो गया, जेड बना रहा है, इसलिए ये इक्वल होता है। और इसी तरह से इसके एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, जैसे कि 2 8 के बराबर होगा और 1 7 के बराबर होगा। चलिए भाई साहब अब हम आगे बात करते हैं, समांतर रेखाओं की तिर्यक।
सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। सर अभी आपने बताया था कि अगर आपके सामने, है ना, अगर अभी आपके सामने दो लाइंस हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा काटे, तो यहां पर वही 8 एंगल दिख रहे हैं आपको, वही 8 एंगल दिख रहे हैं। यस। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर ए बी सी डी के पैरेलल भी है, तभी तिर्यक रेखा कहलाएगी पी क्यू, तभी आपकी ट्रांसवर्स लाइन कहलाएगी पी क्यू। ठीक है। तो संगत कोण के युग्म हमेशा बराबर होते हैं। तो संगत कोण क्या होगा? द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो क्या कह सकते हैं हम? 1 और 5। जल्दी बताओ कौन कौन से पेयर हैं? 4 और 8, 2 और 6, और 3 और 7 बराबर हो गए। सिंपल। 4 का गैपिंग नहीं देखना, बोलो 4 का गैपिंग। संगत कोण देख रहा हूं बस, कि लाइन के नीचे का है तो ये नीचे का हो गया, ऊपर का है तो ऊपर का हो गया, ये ऊपर का है तो ये ऊपर का हो गया, ये 3 नीचे का है तो 3 नीचे का हो, इसलिए बराबर है। चलिए अब देखिए, बोला जा रहा है दूसरा पॉइंट, एकांतर कोण युग्म भी बराबर होते हैं, यानी कि पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इनसाइड और आउटसाइड वो भी इक्वल होते हैं। अल्टरनेटिव एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? यही तो बन रहा है अल्टरनेटिव एंगल। एक जेड बना रहा है, 3 और 5 बराबर है, 4 और 6 बराबर है। पता है ना, देखो यहां लिखा हुआ है, लिखना जरूरी था। 3 और 5 बराबर है, 4 और 6 बराबर है, 1 और 7 बराबर है। कारण, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है। ये कौन से एंगल है? अल्टरनेटिव एंगल है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कि त्रियक के एक ही तरफ के अंतः कोणों या बाह्य कोणों का योग 180 होता है। ये पॉइंट सॉलिड है, ये पॉइंट सॉलिड है, जो यहां आपको देखने को मिल रहा है और मिलेगा भी, कि सर त्रियक के एक ही तरफ, देखो भाई, यानी कि जो लाइन है ना, उसके ये वाले दोनों कोण, एंगल 4 और एंगल 5, इनका सम भी 180 होगा, और इन दोनों का सम भी आपका क्या होगा? 180 होगा। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है जो आपको समझनी होगी। अब कारण जानना चाहते हो तो वो भी मैं समझा देता हूं, क्यों होगा सर, आपका डाउट होता है सर क्यों होता है ऐसा। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सब बताऊंगा, चिंता ना करो आप, है ना। आपसे मैं कहता हूं कि अगर ये एंगल आपका एंगल 1 है, एंगल ए है मान लो, और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर लीनियर पेयर के हिसाब से? सर ये 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा। बोलो यस या नो, बोलो यस। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि ये अगर 180 माइनस ए है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा फिर? ये भी 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताओ पहले, क्यों हो जाएगा? समझो समझो, छोटी छोटी चीजें। क्योंकि सर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कौन है ना, होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं कहूंगा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा फिर? बोले ये फिर ए होगा। क्यों? क्योंकि 180 बनना है ना। तो फिर इन दोनों का योग कितना आ गया? 180। ऐसे है, और हर जगह वो एप्लीकेबल है, और ये प्रूव हो गया आपका कि आपके सामने जब कभी भी आंतरिक कोणों का युग्म बने, क्रमागत आंतरिक कोण बने, तो 4 और 5, 3 और 6 इस तरह से आ गए, तो उनका सम कितना होता है? 180 होता है। 2 और 7, 1 और 8 का भी 180 होता है। अंतः कोण के साथ साथ बाह्य कोण का भी होगा, कारण वही है। देख लो, सब लिखा हुआ है, ऐसा टेंशन नहीं लेना है आपको। जब आप देखोगे, रिवाइज करोगे, देना पड़ेगा समय। अच्छा अगर सीखना है ना, तो आज ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी एक बार और जो पढ़ेगा वो कल कर पाएगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं कर पाएगा। क्लियर है? चलिए, बोला जा रहा है यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और उपरोक्त में से कोई भी एक स्थिति को सही पाया जाता है, तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। समझ लो ना, कि अगर ऐसा कभी बोला जाए कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिखा रहा है, तो रेखा समांतर भी होंगी, जो हमने लाइन पहले पढ़ा था एक एंगल वाला, वही आपको नोट दे रखा है, वाइस वर्सा भी सत्य है। चलिए, क्लियर। अब क्या बोला गया है? अंतः कोणों का जो अर्धक होता है वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। क्या ये सही बात है? हाँ, क्योंकि जब आपको मैं कह रहा हूं कि ये दोनों एंगल आपस में कितने होते हैं? 180 होते हैं, तो इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वह 90। ये बहुत अच्छा पॉइंट है यार, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे पेपर में प्रश्न आते ही आते हैं। आप कुछ भी कर लो, ये सब चीजें आपके एक एक क्वेश्चन बना रहा है। चलिए, ठीक है, बन गया। तो जो आपके जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। और आपका देखो नेक्स्ट पॉइंट इससे भी ज्यादा शानदार है, अंतः कोणों का जो अर्धक होता है ना, वो एक आयत बनाता है। यानी कि जो आपकी पैरेलल लाइंस का जो एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, वह एक रेक्टेंगल बनाएंगे ए बी सी डी।
क्लियर? नेक्स्ट, एक तिर्यक लंबवत हो तो अंतः कोणों का अर्धक क्या बनाता है? वर्ग बनाता है। प्रूफ ही मैंने दिया है, ठीक है ना? तो अभी हम यहां तक हम इसको क्लियर कर रहे हैं सारी चीजों को। स्क्वायर बनाता है, और चलो इसको हम कल देख लेंगे 6वां और 7वें पॉइंट से, ठीक है ना? तो चलो काफी मजा आएगा। और देखो पूरा लिखा है यार, 60, 1 मिनट 1 इंच सब कुछ पढ़ेंगे हम, है ना? मजा आएगा अभी तो। दे दूंगा A4 साइज में, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है? और आराम से सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अगर ज्यादा देना है तो स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा, और बजे में 6:30 बजे। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल। अपडेट में मैं फाइल डाल दूंगा, चिंता ना करो। ओके बाय।